हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जिट पॉइंट। आज हम चैप्टर फिफ्थ कवर करेंगे, वो भी 9th क्लास का, जो है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि हम फर्स्ट चैप्टर से सीधे जंप करके फिफ्थ चैप्टर पे, जो बाकी के चैप्टर्स है वो कहाँ है। तो मैं उन चैप्टर्स पे भी वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन मैं सीक्वेंस वाइज इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक चैप्टर अगर हमारा केमिस्ट्री का हो रहा है तो अगला चैप्टर हमारा बायोलॉजी का हो और फिर अगला हमारा फिजिक्स का हो। इस वजह से मैं सेल चैप्टर लेकर आई हूँ। बट मैं इसके बाद आपका टिश्यू चैप्टर पहले करवाऊंगी, क्योंकि जो टिश्यू चैप्टर है वो भी हमारा सेल चैप्टर से लिंक्ड है। तो इस वजह से इसके बाद हम टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, यानी हम पढ़ेंगे इसमें सेल के बारे में। तो सेल होता क्या है? तो सेल वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो हमारी लाइफ का फंक्शन करता है। यानी हमारी लाइफ में जो चीज फंक्शन करती है वो किसकी वजह से करती है? सिर्फ सेल की वजह से करती है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ लिविंग। इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ऐसा क्यों बोला जाता है ये समझिए। देखो, हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो किस किस वजह से काम कर रहा है। मतलब हमारी जो बॉडी है वो पूरी, वो किस वजह से काम कर रही है? ऑर्गन्स की वजह से काम कर रही है। और जो ऑर्गन है वो किसके बने हुए हैं? वो बने हैं हमारे सेल के। जैसे एक घर जो होता है वो ईंट से बना होता है, यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसमें वो ईंट होती है, यानी ब्रिक होती है। ऐसे ही ब्रिक के जैसे ही बिल्कुल हमारा क्या होता है? सेल। यानी हमारी पूरी बॉडी जो है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो वो है, बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किससे बना है? सेल से बना है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। अब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना तो सेल से है, लेकिन जो फंक्शन कर रहे हैं वो भी कौन कर रहे हैं? सेल ही कर रहे हैं। इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी सेल होती है। दो तरीके की थ्योरी दी गई थी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ये कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बना है हमारे सेल से, और जो भी सेल है वो सेल खुद भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। इसका मतलब अगर कोई ये वाला सेल है तो ये सेल ये नहीं कि ये मतलब एक नया ही उपजा है, ऐसा नहीं, ये भी किसी और सेल से डिराइव हुआ है। इट मीन्स कोई भी सेल जो है वो एग्जिस्ट करता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सेल की थ्योरी थी वो किसने दी थी? वो रॉबर्ट हुक ने दी थी इन 1665। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है कि एग्जाम्स में कि सेल की थ्योरी किसने प्रपोज की थी। वो कौन थे? हमारे रॉबर्ट हुक थे। अगर मैं बात करूं बाकी की थ्योरीज की, तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे, हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा न्यूक्लियस ऑफ द सेल के बारे में हमें जानकारी दी थी। वो भी कब दी थी? 1831 में। ऐसे ही एंटोन वैन ल्यूवे हुक थे, उन्होंने हमें फ्री लिविंग सेल इन पोन्ड वाटर, यानी जो फ्री लिविंग सेल होता है जैसे बैक्टीरिया, उसके बारे में हमें बताया था। ऐसे पुरकिंजे थे, उन्होंने हमें फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल, जो सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हमें इन्होंने बताया था। ऐसे जे.ई. वर्शो थे, वर्शो ने हमें सेल थ्योरी को और एक्सपेंड करके बताया था। तो यहाँ पे सबके नाम दे रखे हैं। ऐसे ही हमारे शेल्डन एंड स्वान थे, जिन्होंने हमें सेल थ्योरी दी थी। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शेल्डन एंड स्वान जो है उन्होंने हमें सेल थ्योरी दी थी। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें इन्होंने ही बताया था। ये कब बताया था? 1838 एंड 1839। The discovery of electron microscope in 1940 helped to understand complex structure of cell। देखो, इससे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए, जैसे रॉबर्ट हुक हो गए, रॉबर्ट ब्राउन हो गए, या एंटोन वैन ल्यूकवे हुक हो गए, तो ये लोग ना ज्यादा क्यों नहीं हमें थ्योरी दे पाए? क्योंकि उस टाइम तक ना बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे। माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट बाद में शुरू हुआ है। तो जब माइक्रोस्कोप ही नहीं है, और ये तो इतनी छोटी सी चीज होती है, इतनी छोटी चीज को अगर हमें बहुत अच्छे से देखना है, उसे उसके बारे में जानना है, तो हम उसको देखेंगे तभी तो उसके बारे में जान पाएंगे ना। उसको देख ही नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थे एडवांस लेवल के। जब एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप आए तो हमने और डिटेल में चीजों को जानना शुरू किया, और हमारे पास नई नई थ्योरीज आना शुरू हो गई। अब अगर मैं सेल ऑर्गेनेल्स की बात करूं, तो हर एक सेल में कुछ एक बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी चीज को काम करने के लिए। देखो, हम कोई काम करते हैं तो उस काम करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए। वैसे ही सेल जब काम करता है तो सेल के भी खुद के कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और हर एक इक्विपमेंट का अपना एक काम है। जैसे अगर आप मेकअप भी कर रहे हो, या फिर आप कोई पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग में ब्रश का अपना एक अलग काम होता है, और जो हमारी जो पेंसिल होती है उसका अपना एक अलग काम होता है, जो हाइलाइटर होता है उसका एक अपना अलग काम होता है। वैसे ही सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका अपना एक अलग फंक्शन होता है। हर एक सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग फंक्शन है। अगर बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल क्या क्या है, अगर मैं सेल के बेसिक की बात करूं, जो बेसिक चीज है उसमें वो क्या क्या है हमारी, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अदर देन दीज हमारे और भी बेसिक, मतलब और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है।
अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल, एनिमल सेल। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी आउटर मोस्ट सेल होती है, वो भी एनिमल सेल की। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये एनिमल सेल की होती है आउटर मोस्ट, बिकॉज इन प्लांट सेल द आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है सेल वॉल। वॉल होती है वो, उसमें भी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लेकिन आउटर नहीं होती, उसके अंदर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो आउटर मोस्ट कौन सी लेयर होती है, हमारा सेल वॉल। ये हम पढ़ेंगे जब हम डिफरेंस के बारे में जानेंगे। सो इट गिव शेप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। एंड इसकी जो इनर कंटेंट होता है सेल का उसको प्रोटेक्ट करता है। यानी ये समझिए एक ये बॉडी है, जैसे हमारे रूम की 4 दीवारें होती है ना, वैसे ये 4 दीवारें हैं ऐसे करके। अब इसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा उन सबको प्रोटेक्ट करेगा बाहर से। तो समझ गए ना, ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, सेल को शेप दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है उसके कंटेंट को। आगे अगर देखें तो इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल। तो मैंने अभी बताया ना ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ सेल। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए ये जो होती है थोड़ी सी पोरस होती है, यानी इसमें ना पोर्स होते हैं बीच में। अब देखो बाहर जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल को, सारे मटेरियल को तो अंदर नहीं जाने सकती भाई, कुछ अच्छा मटेरियल भी होगा कुछ बुरा मटेरियल भी होगा। अब जब सारा मटेरियल अंदर चले जाएगा तो सेल तो बेकार ही हो जाएगा बिल्कुल। तो बेकार ना हो इसका मतलब ये यहाँ पे समझो चौकीदार है, ये बिल्कुल चौकीदार जैसे चौकन्ना रहता है। मतलब ये उन्हीं चीजों को जाने देता है अंदर या फिर अंदर से बाहर जो चीजें जरूरी हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देता है। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। और लिविंग मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये लिविंग मेम्ब्रेन है जो कि किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, ये दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, बस माइन्यूट सा डिफरेंस है, हम उस डिफरेंस को देख लेते हैं। सो डिफ्यूजन क्या है, ये वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है जहां पे चीजें यानी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई भी चीज है, वहां पे किसी चीज की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे उसकी कंपैरेटिवली कम है, तो जो चीजें होंगी वो यहाँ से यहाँ मूव करेंगी। सीधी सी बात है भाई। अगर आप अपना एग्जांपल ले लो, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो तो कहाँ जाना पसंद करोगे, वहां जाना पसंद करोगे जहाँ पे पहले से भीड़ है, या वहां जाना पसंद करोगे जहाँ पे कम लोग हैं, तो वहीं जाना पसंद करोगे ना जहाँ पे कम लोग हैं। तो ऐसे ही ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। वही मैं ऑस्मोसिस का देखूं तो ऑस्मोसिस भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल। यानी जब सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल मूव करे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वो होता है हमारा ऑस्मोसिस। एंड अदर देन वाटर अगर कोई चीज मूव कर रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो होता है हमारा डिफ्यूजन। अब आप बोलोगे दीदी और ऐसी क्या चीज है, या फिर अब जो भी मुझे बोलना चाहो, तो वो और कौन सी चीज है जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, तो वो है जैसे कि CO2। देखो हम जब सांस लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं ना, तो CO2 हमारी मूव करेगी इसी की हेल्प से। या फिर O2, अगर हम O2 ले रहे हैं तो O2 भी कैसे जाएगी हमारे सेल में, वो भी ऐसे जाएगी, वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगी। द सेकंड डिफरेंस इज इट इज सीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये हम सब में देख सकते हैं, सॉलिड में भी देख सकते हैं, लिक्विड में भी देख सकते हैं, गैसेस में भी देख सकते हैं। लेकिन वाटर क्या है, वाटर तो सिर्फ लिक्विड है। इसका मतलब हम ऑस्मोसिस को सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में ही देख सकते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफ्यूजन है वो हमारा किस में देखा जाता है, CO2 एंड O2। तो इसका मतलब है ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है हमारे सेल यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी हमारे सेल के अंदर भी जो O2 जाती है और CO2 बाहर निकलती है, या फिर CO2 जाती है और O2 बाहर निकलती है, O2 तो खैर बाहर नहीं निकलेगी, बट O2 अंदर जाए और CO2 बाहर निकले, तो वो किस प्रोसेस से निकलती है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही निकलती है। वही अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल एंड यूनिनल सेल ऑर्गेनिज्म। अब जो पानी एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू, जो पानी ऊपर जाता है, अगर हमारी रूट है जैसे ये मान लो नीचे रूट है सारी, तो ये रूट के थ्रू जो ऊपर पानी जा रहा है वो कैसे जा रहा है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू ही जा रहा है। कैसे जाएगा, देखो यहाँ जो टिप वाला पानी है वो तो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से उड़ जाएगा पूरा ऊपर। अब क्या होगा, ये वाली जगह खाली हो गई, तो इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल के लिए तो ये जगह खाली है, ये भीड़ वाला भाड़ वाला इलाका उसके लिए ये वाली जगह स्पेस खाली है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसके नीचे वाले सेल के लिए जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये वाली जगह खाली हो गई, तो
तो यानी वो यहाँ मूव करेगा, फिर उसके नीचे वाला ऊपर मूव करेगा, तो ऐसे ही वाटर जो है वो नीचे से ऊपर जाता जाएगा और ऐसे ही पूरे प्लांट में सर्कुलेट होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस था। अगर मैं आगे देखूं, जो तीन चीजें, व्हाट हैपन व्हेन वी पुट एन एनिमल सेल इनटू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, क्या होगा अगर मैं एनिमल सेल को सॉल्ट और शुगर के सॉल्यूशन में डाल दूं, तो ये तो आपको पता ही है कि हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो तीन चीजें होंगी। So the higher water concentration than a cell is surrounding medium solution is diluted from hypotonic solution। देखो दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन बनेंगे, या तो सॉल्यूशन बनेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या बनेगा आइसोटोनिक बनेगा, और या कौन सा बनेगा, हाइपरटोनिक। कौन सा बनेगा, हाइपरटोनिक, और या फिर आइसोटोनिक। तो अब देखो, अब पता याद कैसे करेंगे, देखना। जब हायर कंसंट्रेशन सेल के सराउंडिंग में है, यानी अगर ये हमारा सेल है, ठीक है, तो हाइपो से याद रखना, पो मतलब ओ है ना, तो ये मोटा ओ जैसा हो जाएगा सेल। ठीक है, अब सेल ओ जैसा कैसे होगा, आप देखिए, ये समझिए आप। तो ये हमारा सेल है मान लीजिए, और यहाँ पे इसके बाहर पे जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा, पानी जो है वो यहाँ से, या फिर कोई भी चीज जो है वो यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करेगी। अब वाटर यहाँ से अंदर जा चुका है, अब अंदर जाते जाते जाता रहेगा, तो अब क्या होगा, सेल जो था, जो शेप थी उसकी, उसके हिसाब से वो बड़ा हो जाएगा, वो फूलने लगेगा, स्वेल करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब सराउंडिंग में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम हो, तो सेल में पानी जाता रहेगा, और बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से वो स्वेल अप करना चालू कर देगा, फूल जाएगा, अंडे जैसा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखो, हाइपो में देखो ओ है, तो ओ मीन्स अंडे जैसा हो गया। अब अंडे जैसा कब होगा, जब बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम हो, तो हम इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर क्या होगा आगे, जब आगे जो हमारी हाइपरटोनिक होती है उसमें कैसे करेंगे, देखो हाइपरटोनिक में इसका उल्टा होता है, मतलब वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तो अब क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर ज्यादा है तो सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाना चालू कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें मूव करती हैं, और तब तक मूव करती है जब तक इक्विलिब्रियम यानी इक्वल पर वो ना पहुंच जाए। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो सेल फूला हुआ था अब वो श्रिंक करने लगेगा। क्या करने लगेगा, श्रिंक, यानी अब जो सेल है वो वाटर को लूज कर देगा और श्रिंक करना चालू कर देगा। उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप सिर्फ हाइपोटोनिक याद रखना, फिर उसका रिवर्स करके हाइपरटोनिक कर देना। और जो अगला होता है, यानी सेम कंसंट्रेशन हो, यानी हमारे बाहर भी वही कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है और अंदर भी वही कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो हम उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कोई चेंज नहीं होता है सेल के साइज में, यानी बाहर भी उतना ही पानी था, अंदर भी उतना ही पानी है। तो जब सेल के साइज में चेंज नहीं, मतलब जब कोई पानी का मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो सेल क्यों फूलेगा या फिर श्रिंक करेगा। यानी यहाँ पर कोई भी हमारा साइज में, मतलब सेल के साइज में चेंज नहीं देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो ऑस्मोसिस बहुत ही स्पेशल है, स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच कैन बी अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व इन वाटर। मतलब ये ऑस्मोसिस भी एक तरीके के डिफ्यूजन ही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो आपको दे भी रखा है, ये हाइपरटोनिक है, ये आइसोटोनिक है, और ये हाइपोटोनिक है। देखो सेल अंदर से फूल गया पूरा, यहाँ पे देखो श्रिंक कर गया है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ये देखो, ये बिल्कुल सेम है जैसा था। तो यहाँ पे सेल का जो हाइपरटोनिक मतलब अंदर का जो मटेरियल था वो पूरा फूल गया। ये हमारा डायग्राम दे रखा है। अगला देखो, व्हाट इज प्लाज्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस। सो व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब भी कोई प्लांट सेल जो है वो अपना वाटर लूज कर जाए, लूज कैसे करेगा, थ्रू ऑस्मोसिस ही करेगा। एंड सो देयर इज श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ कंटेंट ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जब इसमें से पानी सारा निकल जाएगा तो क्या करेगा, क्या होगा, ये श्रिंक करने लगेगा। और इसी श्रिंक को, यानी जब ये श्रिंक कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी फिनोमेना को बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। आपको याद रहेगा। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंडोसाइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो कि अमीबा में होती है। और ये प्रोसेस क्या है, जिस तरीके से ये जो हमारा अमीबा होता है, जहां आप देख सकते हैं ये हमारा अमीबा है, जिस तरीके से ये अमीबा अपना खाना एनगल्फ करता है, क्या करता है, अपना खाना एनगल्फ यानी अपने खाने को खाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। सो इट इज अ प्रोसेस व्हिच enables the cell to food engulf in food and other material from its external environment. It takes place as cell membrane is highly flexible. ऐसा कब होगा, जब सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। क्योंकि देखो आप यहाँ देख सकते हो अमीबा की शेप, देखो बड़ी उबड़ खाबड़ सी शेप है, ये देखो
कितनी ऊबड़ खाबड़ सी शेप है। तो ये ऐसी शेप कैसे ले पा रहा है? क्योंकि उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इस वजह से ये जो शेप है वो ले पा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, वो अपना खाना ऐसे ही एक्वायर करता है। अब अगला है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में देखें तो ये एक फ्लूइड मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर हमारे प्रेजेंट होता है, और जितने भी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो सारी ही इसमें प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ गया? तो साइटोप्लाज्म में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी सेल के अंदर, यानी सबसे बाहर क्या होती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है हमारा, इसके अंदर सारा ये फ्लूइड हमारा भरा होता है। इस फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। अब अगर मैं आगे देखूं तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन है ना, वैसे ही सेल का जो ब्रेन है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। सो हम इसको ब्रेन ऑफ अ सेल बोल सकते हैं। ये जितनी भी मेजर एक्टिविटीज होती है उन सबको रेगुलेट कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस ही करता है। अब जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। हमारे ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके ऊपर, सबके ऊपर लेयरिंग है, ठीक है? तो आप ऐसे याद रखना, जो न्यूक्लियस है वो हमारा डबल लेयर्ड कवरिंग होती है उसको, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे सेल के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स थे, वैसे ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर भी पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर्स। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन जो काम करता था वैसे ही ये काम करता है। ये भी क्या करता है? न्यूक्लियोपोर्स क्या करते हैं? ये भी अंदर के मटेरियल को बाहर भेजते हैं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के मटेरियल को अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर भेजते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यानी इसके अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे साइटोप्लाज्म था सेल के अंदर, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक नेटवर्क। ये कैसा होता है? जैसे आप सबने बचपन में ऊन के गुल्ला देखे होंगे, ऐसे ऐसे लच्छी में वो आते हैं, सबकी मम्मी ने स्वेटर्स तो बनाए ही होंगे ना, तो ऐसे लच्छी में आते हैं। तो जब अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे ही है सेल, तब वो जो मटेरियल पड़ा होता है, हम इस मटेरियल को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। बट जब सेल डिवाइड करने ही वाला होता है जस्ट, तब वो अपना रूप बदल देता है और बना देता है क्रोमोसोम्स। क्या बना देता है? क्रोमोसोम्स। तो अगर वैसे ही पड़ा है तो क्या होगा? वो क्रोमेटिन मटेरियल होगा, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क होगा। बट जब भी सेल डिवाइड करने वाला होता है तो वो खुद को अलग चेंज कर लेता है और क्या बना देता है? क्रोमोसोम्स, जिसमें हमारे जीन होते हैं। दे आर हाईली कॉइल्ड एंड मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। यानी ये किसके बने होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल। यानी जो कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करवाओ, डीएनए टेस्ट करवाओ, तो एक्चुअली वो किसका टेस्ट हो रहा है? क्रोमोसोम्स का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। एक स्मॉल स्फेरिकल शेप का भी इसमें प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? ये आरएनए बनाने में हेल्प करता है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लियोलस के हमारी किस चीज में हेल्प कर रहा है? आरएनए बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। इट इज अ साइट वेयर राइबोसोम्स आर फॉर्म। ये वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। तो आप याद रखना, यानी हमारा न्यूक्लियोलस जो है वो क्या मदद कर रहा है? आरएनए बनाने में। और ये वो जगह है जहाँ पे हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर अब मैं देखूं तो जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो मैंने आपको बता दिया है, वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है, जिसमें हमारे डीएनए होता है, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड न्यूक्लियस ऑल्सो रेगुलेट सेल डिवीजन। जो भी हमारा सेल डिवीजन हो रहा होता है वो भी कौन रेगुलेट करता है? हमारा न्यूक्लियस ही रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस एंड फिर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। जो भी क्रोमोसोम्स में काम कर रहा होता है वो होता है जीन। यानी जीन का अगर मैं एक पार्ट की बात करूं तो उस एक पार्ट में ही डीएनए होता है, और बहुत सारे डीएनए को मिलकर ही हमारा जीन बना है। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जाती है, यानी हमारे पेरेंट्स से हमें जो इंफॉर्मेशन आई है वो किसके थ्रू मतलब आई है? वो जीन्स के थ्रू ही आई है। यानी जो हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो किसके थ्रू आती है? वो जीन्स के थ्रू ही आती है। ये वो वाली जीन्स नहीं है जो आप पहनते हो, तो ये वो वाली जीन्स है जो आपकी बॉडी में है, ठीक है? आगे है सेल वॉल। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। इट इज कंपोज ऑफ सेलुलोज। ये आपको याद रखना है कि ये सेलुलोज का बना होता है। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी थी? प्रोटीन की बनी थी, लिपिड्स की बनी थी। वैसे ही हमारा सेल वॉल जो होता है वो हमारा सेलुलोज का बना होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या करता है? ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, हम तो मूव करते हैं, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है, ठीक है? हमें कभी झुकने की जरूरत पड़ती है, खड़े होने की जरूरत पड़ती है, जंप करते हैं, स्विम करते हैं, यानी हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बट प्लांट तो नहीं करता ऐसा। प्लांट तो एक जगह खड़ा रहता है बेचारा, चाहे बारिश का टाइम हो, धूप सर्दी कुछ भी हो, प्लांट वैसे के वैसे खड़ा रहता है। इट मीन्स प्लांट को रिजिड होना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है।
तो वो जो रिजिडिटी है वो प्रोवाइड कौन करवाता है, वो स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करवाता है, वो है हमारी सेल वॉल। इसीलिए हमें सेल वॉल नहीं है। अब आप समझ के क्यों नहीं है हमें सेल वॉल, क्योंकि हमें तो स्ट्रेंथ नहीं चाहिए उस हिसाब की, और ना ही रिजिडिटी चाहिए, क्योंकि भाई हम तो गर्मी से बचने के लिए एसी चला लेते हैं, ठंडी से बचने के लिए खूब सारे कपड़े पहन लेते हैं, बारिश से बचने के लिए अपने घर में छुप जाते हैं, पर प्लांट तो नहीं कर सकता ना ऐसा। तो प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए कि कोई उसे कवर कर सके, ऐसी कोई कवरिंग चीज हो जो उसे बचा सके इन सब चीज से। तो इसलिए उसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही वो होती है, प्रेजेंट होती है। एंड इट गिव्स प्रॉपर शेप, ये सेल को एक प्रॉपर शेप देती है, और ये प्रोटेक्ट करती है एक्वेटिक प्लांट्स को भी हाइपोटोनिक मीडियम से, क्योंकि हमने पढ़ा ना, मीडियम में अगर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर कम है तो फिर वो तो स्वेल कर जाएगा सेल तो। और जो पानी में कोई अगर एक्वेटिक प्लांट है तो वो तो 24 घंटे पानी में रहता है, फिर वो तो बेचारा जी नहीं पाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो लेयर है सेल वॉल, ये उनको भी बचाती है, यानी प्लांट्स को बचाती है जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ताकि उनमें हाइपोटोनिक सिचुएशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाली सिचुएशन ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 9th क्लास में हो और अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन है ये 100% पेपर में आता है, आप लिख लीजिए, मार्क माय वर्ड्स के ये क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इवन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि आपको कोई भी एक इसमें से वो दे देंगे कैरेक्टरिस्टिक, और आपसे पूछ लेंगे बताइए किस चीज की है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। सो प्लीज आप ध्यान से सुनना। अगर मैं दोनों की बात करूं, प्रोकैरियोटिक की या यूकैरियोटिक की, सो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो उसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एक सेल दे दूं और बोलूं इसमें आप मुझे बताओ ढूंढ के कहां पर सेल न्यूक्लियस है, तो आप फाइंड नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस उसका कहां पर है। इसमें कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं और मैं बोलूं कि चलो इसमें आप यूकैरियोटिक सेल है और आप उसमें मुझे न्यूक्लियस ढूंढ के बताओ, तो आप फट से बता दो कि यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं, डोंट हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जब पूरा न्यूक्लियस ही नहीं पता चल रहा कहां पर है, तो उसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसे पता चलेगी। इट मींस डोंट, इसकी कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, वही यूकैरियोटिक सेल की होती है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक्स की एग्जांपल की बात करूं, तो ये बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, मतलब बहुत एडवांस लेवल के ऑर्गेनिज्म नहीं है इसमें, ठीक है। एडवांस लेवल के तो तभी होंगे ना जब यूकैरियोटिक होंगे भाई। एडवांस लेवल के कैसे होंगे, न्यूक्लियस हो, फिर न्यूक्लियस में जीन्स हो, क्रोमोसोम्स हो, मतलब होता तो उसमें भी सब है, बट डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा, तो फिर कैसे आगे चलेगा, है ना। तो प्रोकैरियोटिक की आगे बात करूं तो जिसमें साइज होता है सेल का वो 1 to 10 माइक्रोन्स होता है, और वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो वो 5 to 100 होता है। द न्यूक्लियस रीजन इज विद द न्यूक्लियस रीजन इज द न्यूक्लियर रीजन इज विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। मतलब ये है कि ये पूरा न्यूक्लियर रीजन पता तो चलता नहीं है, विदाउट वो होता है, तो इसमें न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स। वहीं अगर इसके जो न्यूक्लियस रीजन होता है यूकैरियोटिक का, उस वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम यानी सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो वहां पे मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जब न्यूक्लियस ही इतना बेचारा ब्रेन है, उसके तो बेचारे के पास कवरिंग नहीं है, तो बाकी के पास क्या खाक होगी कवरिंग। इट मींस इसके बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स के पास भी कवरिंग नहीं होती है, इट मींस उनके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो उनके पास मेम्ब्रेन होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। इवन ये यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम से पूछा जाता है, यूपीएससी में एक बार इवन पूछ भी चुका है प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। तो आप प्लीज ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस देखूं तो पहला डिफरेंस तो आप सबको पता होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। वहीं अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो उनमें प्लास्टिड्स होते हैं, और एनिमल सेल की बात करूं तो उनमें प्लास्टिड्स नहीं होते। क्यों, देखो, प्लास्टिड जो होता है उसमें हमारा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, और क्रोमोप्लास्ट में जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, एक्चुअली क्रोमोप्लास्ट भी पाया जाता है। प्लास्टिड में 3 चीजें पाई जाती है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो क्रोमो, क्लोरो एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर को छोड़ के जो भी प्लांट का कलर होता है, यानी येलो, रेड और जो भी कलर हो, वो सारा कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट का ग्रीन कलर होता है। अब आप बताइए, हम लोग जो हैं क्या ग्रीन कलर के, रेड कलर के, व्हाइट कलर के? नहीं ना, येलो कलर के हम लोग नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो हमें प्लास्टिड क्यों ही होगा बताओ। तो इसलिए प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होती है, जो कि जिसकी वजह से प्लांट का ग्रीन कलर होता है। बट एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। अब एब्सेंट क्यों होते हैं समझ में आ गया होगा ना।
आगे देखो तो प्लांट सेल में वैक्यूल सिंगल होता है और बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वैक्यूल क्या करता है, खाने को स्टोर करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये वैक्यूल है, यहाँ पे देखिए एकदम पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, देखो 80 to 90% तो पूरा वैक्यूल ही होता है। तो ये जो वैक्यूल होता है ये बहुत बड़ा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये खाने को स्टोर करता है। अब खाने को स्टोर करने की ज्यादा नीड प्लांट को है, क्योंकि हम उसका स्टोर किया हुआ ही खाना खा रहे हैं। तो वहीं अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में ही छोटा होता है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब कॉर्नर में होता है यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट। कॉर्नर में क्यों, सारी जगह तो वैक्यूल ने घेर ली। अब जब सारी जगह वैक्यूल ने घेर ही ली है तो बेचारे न्यूक्लियस को तो वैसी जगह नहीं मिलेगी। न्यूक्लियस सोचता है कि भैया मुझे कोने कुचारे में जगह दे दो, तो जरा से कोने में ही जगह अपने बना लेता है। तो मतलब न्यूक्लियस इसके पेरिफेरी में पाया जाता है। हाँ, और भाई अगर मैं न्यूक्लियस की एनिमल में बात करूं तो एनिमल में वो प्रेजेंट सेंटर में पाया जाता है। भैया उसके पास जगह ही जगह है, न्यूक्लियस तो राजा है पूरा उसमें, तो एनिमल सेल में तो राजा तो भैया बीच में गद्दे में बैठेंगे, तो मतलब वो बीच में पाया जाता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर्स होते हैं वो लेस है, मतलब कम पाए जाते हैं इसमें। वहीं अगर मैं उसकी बात करूं एनिमल सेल की, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है इसमें बहुत ज्यादा होती है, एंड स्कैटर्ड कॉल्ड एज डायक्टिसोम्स। ये आपको जरूरी नहीं है इतना, बस इतना याद रखना है गोल्जी बॉडी इसमें बहुत सारी होती है, स्कैटर्ड होती है, हर जगह फैली हुई होती है, और यहाँ पे एक ही होती है, वो भी न्यूक्लियस के पास होती है। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है इसमें, और यहाँ पे सेंट्रियोल और प्रेजेंट होता है, वो भी सेंट्रोसोम्स में। ये बहुत ही बेसिक था। अब ये हमारे डायग्राम भी आप प्लीज देख लीजिएगा, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनाने के लिए आता है। अगर आप डिफरेंस लिख के भी आते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डिफरेंस के साथ साथ डायग्राम भी बनाओ तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।